नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का। भाई शिफ्ट 1 का पेपर हुआ, जिन बच्चों का अच्छा हुआ या किसी का जैसा भी पेपर हुआ, मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग ये एनालिसिस जरूर देख लो, क्योंकि तुम्हें आने वाले जो समय है उसमें हमेशा काम आने वाला है ये। और ये जीएस का जो प्रश्नों का मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के सवाल आए हैं। वैसे तो कुछ आइडिया आपको अपने आप भी लग गया होगा, लेकिन कुछ बातें अब मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि क्या भाई किस तरीके का पेपर जो पता चला है बच्चों से, उसी के आधार पर एक सटीक एनालिसिस, सटीक एक डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। और यह सटीक अंदाजा लगाने की कोशिश की गई है कि भाई साहब पेपर में कहां से अब प्रश्न आ सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई एक अंदाजा ही लगाया जा सकता है, ज्यादा कुछ नहीं। फिर भी कोशिश करते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक एक सवाल को थोड़ा सा आप देखिए। देखिए, ये जो हमारे पास आंकड़ा है, ये बच्चों के द्वारा बताए गए, जो एग्जाम देकर आए हैं बच्चे, उन्होंने जो थोड़ा बताया है उसके आधार पर कोशिश की गई है उस डाटा को समेटने की, कि जिससे बच्चों को अगली शिफ्ट में जो है 100% मदद मिले। साहब देखिए, 9 सितंबर शिफ्ट 1 के रिगार्डिंग आज हम लोग पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे भाई एक सवाल आया है, मतलब सवाल का तो कोई लेवल नहीं था, लेकिन फिर भी सवाल है तो समझ लीजिए। तमिलनाडु के सीएम साहब पूछे गए हैं, एम के स्टालिन साहब हैं, तमिलनाडु के सीएम हैं एम के स्टालिन जी। ठीक है, और इसी के साथ साथ हाल फिलहाल में कुछ नए सीएम भी बने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगला सवाल उनसे बन सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ बीजेपी के विष्णु साय, उड़ीसा मोहन चरण मांझी। याद रखना, इसलिए भी याद रखना है कि जो नवीन पटनायक साहब हैं, उनकी बड़ी लंबी चौड़े ड्यूरेशन के बाद मोहन चरण मांझी जो हैं उड़ीसा के सीएम बने। और उड़ीसा के ही याद रखना एक शख्स हैं जिनका नाम है भर्तरी मेहताब। क्या नाम है सरकार? भर्तरी मेहताब, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया है। ये कटक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। एक मध्य प्रदेश के आप याद रखिए, मोहन यादव जी, राजस्थान के भजनलाल शर्मा। नॉर्थ ईस्ट के मेरे को लग रहा है कि संभवतः कुछ बदलाव हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ क्या हो सकते हैं, आपसे सीएम पूछे जा सकते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के भी आप देख लीजिए, इसमें नागालैंड के हैं नेफ्यूरियो, मिजोरम के श्री लाल दुहोमा, मेघालय के संगमा, मणिपुर के वीरेंद्र। बेटा अनुच्छेद 32 से आया है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 तक, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के रूप में है। तो ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 32 से प्रश्न आया है कि 32 से प्रश्न क्या बन सकता है, मैक्सिमम बन सकता है, मतलब जो देखिए भाषा तो भाई एग्जाम वहीं पता चलेगी एग्जाम, लेकिन हम बता रहे हैं अनुच्छेद 32 के रिगार्डिंग याद रखना कि इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षण इस आर्टिकल से प्राप्त होता है। यानी कि हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं, हमारे संविधान की खास बात यह है कि यहां पर मौलिक अधिकार लेना भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 में जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का, और याद रखना इसी के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अच्छा, एक अनुच्छेद 226 है, अनुच्छेद 226 है जो हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ध्यान देने वाली बात यह है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई साहब अनुच्छेद 32 केवल फंडामेंटल राइट के केस में रिट जारी कर सकता है, 226 जो हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है वो फंडामेंटल राइट से अलग भी रिट जारी कर सकता है सरकार। ठीक है, संविधान की इसे आत्मा कहा गया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। यह भी याद रखना, मौलिक अधिकारों को रक्षक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न में एक पॉइंट और आप याद रखेंगे, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान क्या कहता है, संविधान का अगर एक्सप्लेनेशन करने की बात आ जाए तो वो भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही है, सुप्रीम कोर्ट को ही ये अधिकार दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों समझिए, एक सवाल प्रेसिडेंट साहब से आया है। मैं बार बार कहता रहा, मैंने पढ़ाया था कि भाई साहब, मैं लगातार इस चीज को बता भी रहा था कि मैच द फॉलोइंग करने के लिए आएगा, किस आर्टिकल में प्रोविजंस पूछे भी जा सकते हैं, मैंने बताए भी थे। राष्ट्रपति साहब की योग्यता किसमें है? संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति साहब के पद का जिक्र है अनुच्छेद 52 में, जो साफ कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहीं पर ये मैंने बताया कि पद किसमें है बेटा, पद है। अब ये सारी बातें आप याद रखना, पद है अनुच्छेद 32 में। कौन लोग राष्ट्रपति साहब को वोट डालेंगे, दैट इज इलेक्टोरल कॉलेज, या हिंदी में इसे निर्वाचक मंडल कहते हैं, अनुच्छेद 54 में जिक्र है। किस तरीके से चुनाव होगा, अनुच्छेद 55 में जिक्र है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, मैं जो बोल रहा हूं उनको भी याद रखना, क्योंकि अब सवाल इससे आएगा ही आएगा। शपथ किसमें है, आर्टिकल 60 में है। किस प्रोसेस से हटाया जाता है, इंपीचमेंट से हटाया जाता है, आर्टिकल 61। यह प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। ठीक है, टाइम पीरियड कितना है, मतलब कितने साल के राष्ट्रपति रहेंगे, जनरल
टेम्परली 5 साल के लिए। अनुच्छेद 56 में इस बात का जिक्र है। किस किस की नियुक्ति करते हैं, मतलब किसकी नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं, अनुच्छेद 75 में जिक्र है। और एक नियुक्ति करते हैं जो मतलब ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, है ना, ऐसे तो बहुत सारी चीजों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदया या महोदया। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। यह भी याद रखना कि यह संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन की मीटिंग में यह शख्स बैठ सकता है, कोई से भी हाउस में बैठ सकता है, बट ये वोट नहीं दे सकता, बट ये वोट नहीं दे सकता है। आपसे उपराष्ट्रपति जी का भी पूछ ले तो बता देना कि साहब उपराष्ट्रपति जी का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 63 में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आने वाले शिफ्ट्स में इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपसे बन सकती है। अगले सवाल को देखिए, किस बारे में पूछा गया है। एक सवाल साहब डीपीएसपी के बारे में पूछा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज के बारे में। अनुच्छेद 36 से 51 तक जिक्र है, आयरलैंड से लिए गए हैं और भारत के संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिए गए हैं और इनको यहां पर आयरलैंड से लिया गया था। कुछ डीपीएसपी याद रखना, पहले तो समझ लेना, डीपीएसपी संविधान में कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, इनको मौलिक अधिकारों की तरह जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। 39A निःशुल्क विधिक सहायता, लीगल असिस्टेंस, अगर आपके पास वकील करने के पैसे नहीं है तो मिलेगा। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, आई थिंक जो मतलब पता चल रहा था बच्चों से शायद यही क्वेश्चन आया था। 42 में मातृत्व सुरक्षा, मैटरनिटी लीव, ये प्रश्न कई बार आया और आता रहेगा कि भैया मातृत्व सुरक्षा किससे मिलती है, 42 से। 43 में मजदूरों की भागीदारी, जो उद्योग धंधे हैं उसके मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी हो। 43 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जिक्र है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखना गोवा में पहले से ही लागू है स्वतंत्रता से पहले, लेकिन मेरे भाई स्वतंत्रता के बाद संभवतः उत्तराखंड पहला राज्य होगा जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। ठीक है। 45 में कहा गया है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की एजुकेशन और उनकी देखभाल। 48 किस बारे में बात करता है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज हो, पशुओं के लिए अच्छी ब्रीडें, नस्लें तैयार की जाएं और गाय, बछड़े और दुधारू पशुओं के हत्या पर रोक लगाई जाए। एक दो और हैं इसमें। 48 में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, साथ में वन्य जीव का संरक्षण और संवर्धन। 42 में संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया। ठीक है। 49 में देखिए स्मारकों के संरक्षण की बात की गई है, किसमें कि ये राज्य की ड्यूटी है कि जो प्राचीन स्मारक हैं उनका संरक्षण करें। आइए साहब अगला सवाल किस पर आया है, अगला सवाल इतिहास से आया है। एक नाटक जिसका नाम नील दर्पण है। नील दर्पण दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया ये एक बंगाली नाटक है। क्या है, दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया एक जो है बंगाली नाटक है, बंगाली भाषा में। किस पर आधारित है, नील रिवोल्ट। एक प्रश्न और भी आता है कि जो 1857 की क्रांति है साहब, 1857 की क्रांति के जस्ट बाद कौन सा रिवोल्ट हुआ, तो मेरे भाई जस्ट बाद नील रिवोल्ट हुआ था। कौन थे नेता, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और इसको याद रखना, इसे एक सफल विद्रोह माना जाता है। ये एक सफल विद्रोह है, आगे इस पर सवाल बनता है तो याद रखना। विश्व का सबसे प्राचीनतम नाटक अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी के द्वारा लिखा गया। गुप्त काल में ये जो 9 रत्न थे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में, उनमें से कालिदास भी थे। 9 विद्वानों की ये टोली उज्जैन में रहा करती थी। मध्यकाल में 9 रत्न अकबर के थे, लेकिन प्राचीन काल में भी 9 रत्नों की एक ट्रेडिशन देखने को मिलता है। सबसे लंबा नाटक हेमलेट है, जिसे इंग्लिश के प्रसिद्ध विद्वान शेक्सपियर साहब ने लिखा है। एक सवाल एक शख्सियत के ऊपर था, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, किसकी स्थापना की, किस वर्ष की, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ब्रह्म समाज के राजा राममोहन राय और आदि ब्रह्म समाज, इनको भी याद रखना, आदि ब्रह्म समाज के हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर। कई बार राजा राममोहन साहब को याद रखना, जो राजा राममोहन राय हैं इन्हें भारत में पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, द फादर ऑफ रेनेसा इन इंडिया। क्या कहते हैं, भारत में पुनर्जागरण का पिता भी इन्हें कहा जाता है। क्या बोल देते हैं, पुनर्जागरण का पिता। इन्हें भारत में पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ओके, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आई है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं, ये तो आया है और ये आप याद रखना। ठीक है साहब, जो सवाल जिस तरीके से आ रहे हैं, जो चांस ये लग रहा है कि फैक्चुअल पूछ रहा है, लेकिन डाटा अच्छा आ रहा है।
डाटा अच्छा था, ग्रेजुएट लेवल पर डाटा अच्छा आता भी है, ये समझ लो। डाटा ग्रेजुएट लेवल पर अच्छा पूछा जाता है। ये वो डाटा होता है जिस डाटा को आप बिना कॉन्सेप्ट पढ़े कमोबेश आप नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत आसानी से नहीं कर पाएंगे उसको आप, ठीक है। चल चलिए साहब, महेंद्र वर्मन के बारे में प्रश्न है। यह पल्लव वंश का राजा था। कौन से वंश का? पल्लव वंश का। पल्लव वंश का राजा था। संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है, सिंह विष्णु का पुत्र है ये। इन्हीं की राजधानी है कांची या कांचीपुरम। आपको पता होना चाहिए कि ये कांची या कांचीपुरम ही शहर है जिसे 1000 मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांचीपुरम को 1000 मंदिरों के शहर के रूप में मान्यता मिलती है, ठीक है। पल्लव वंश के जो प्रमुख राजा कौन है? एक राजा था नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, और सबसे आखिर था अपराजित वर्मन। कौन सा? अपराजित। साम्राज्य विस्तार के लिए तो ये फेमस थे ही, साथ में ये फेमस थे अपनी स्थापत्य कला के लिए, है ना। जैसे इनके फेमस टेंपल हैं, कुछ याद रखिएगा। एक टेंपल कौन सा है? महाबलीपुरम का मंदिर है, कांचीपुरम का है, और शोर मंदिर, ये इनके बारे में फेमस है, याद रखना। पल्लव राजवंश पर हो सकता है आपसे, देखिए, नरसिंह वर्मन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, शोर मंदिर, इन सब से प्रश्न बनता है। तो आप जो टॉपिक आया है उसका फुल एनालिसिस करके जाओ, ठीक है, कि भाई अगला सवाल क्या बन सकता है। तो यहां से आपके अगले क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए साहब, देखिए, एक प्रश्न आया कि 2021 में टाइम्स मैगजीन में जो 100 पावरफुल लोगों की सूची थी, उस पावरफुल लोगों की सूची में कितने लोग भारत के थे? तो उनमें एक थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी टाइम्स मैगजीन की सूची में शामिल थे, ठीक है। और एक कौन थे? ममता बनर्जी हैं जी, ममता बनर्जी थी। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक अदार पूनावाला। और 2024 में टाइम्स मैगजीन ने एआई फॉर के रिगार्डिंग जो बहुत पावरफुल लोगों की सूची निकाली है, उसमें एक शख्स हैं हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, जो बहुत काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो प्राप्त जानकारी के अनुसार अश्विनी वैष्णव जी हमारे आईटी मिनिस्टर हैं। शायद ये भी प्रश्न आया है कि आईटी मिनिस्टर हैं कौन। तो एक बात आप याद रखना कि 18वीं लोकसभा में मोदी जी का जो इस लोकसभा का जो मंत्रिमंडल है, जो मोदी जी का मंत्रिमंडल है, उस पर एक बार गौर फरमा जाना। सवाल आ रहा है। एक हैं इन्फोसिस के को फाउंडर निंदन नीलकेणी हैं, और एक हैं एक्टर अनिल कपूर। आप लोग सोच रहे होंगे कि साहब अनिल कपूर साहब ने ऐसा कौन सा काम कर दिया। देखिए, अनिल कपूर साहब ने एक केस जीता कोर्ट में, जिसमें उन्होंने एआई के जो मिसयूजेस हैं उसके रिगार्डिंग केस जीता है, ठीक है। 2000 अब एक प्रश्न था कि भाई 2001 में लता मंगेशकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? बेटा, भारत रत्न मिला है। क्या है? सुर कोकिला भारत रत्न। सुर कोकिला, क्या नाम है? सुर कोकिला लता मंगेशकर जी। अच्छा, अब एक बार इस बार किनको मिला है? चौधरी चरण सिंह जी को मिला है। और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने वाले एमएस स्वामीनाथन हैं, ठीक है। एक हैं बिहार के बड़े प्रसिद्ध नेता जिन्होंने पिछड़े लोगों के लिए बड़ा काम किया, कर्पूरी ठाकुर जी। एक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है? भारत को प्रधानमंत्री रहे, रथ यात्रा के संचालन में रहे, कहा जाता है कि बीजेपी के उत्थान में बड़ा योगदान है। एक है पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में जो रिफॉर्म्स आए मनमोहन सिंह जी के कंसर्न में, जिन्हें राव मनमोहन रिफॉर्म्स कहा जाता है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके बाद कहा गया कि भारत में खूब एफडीआई आया, भारत में खूब इंडस्ट्रीज लगी। इसी एफडीआई पर सवाल भी आया है, इसी एफडीआई पर सवाल भी आया है। अभी उसका कंसर्न लेते हैं, ठीक है। तो भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। सुर कोकिला कौन? जिनका नाम है लता मंगेशकर। इनके ऊपर प्रश्न आया, और ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं ऐसे। आप पैटर्न देखिए, पैटर्न देखने से आपको पता चलेगा कि साहब जो बड़ी फेमस हस्तियां हैं, तो जिनको उनको भारत रत्न कब मिला है, वो साल दर साल पूछ रहा है, साल दर साल पूछ रहा है कि इनको कब मिला था, इनको कब मिला था। अभी ऐसा नहीं है भाई, कायदे में तो इस बार का पूछना चाहिए था, लेकिन पीछे वाले भी भारत रत्न अवार्डेड पूछे जा रहे हैं। तो कुछ फेमस हस्तियों के आप नाम भी याद रखना कि भाई साहब कौन से हैं। तो आप जान, देखिए ऐसा है सरकार, आप इस बात को बड़ी ऑनेस्टली समझिए। अब आपको करना क्या है, जो बता रहा हूं उस पर नजर मार लेना, ठीक है। जैसे पल्लव आए तो चोलों पर नजर मार लेना, चोल शासक पर सवाल आएगा अगला, ये पक्की बात। फिर जैसे लता मंगेशकर जी हैं, तो संगीत के क्षेत्र में और कितने लोगों को मिला है, कला क्षेत्र में कितने लोगों को भारत रत्न मिला, एक बार गूगल जाके
कर लेना, लेकिन मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं आपको उसमें बहुत ज़्यादा ना उलझा कर मैं यहीं पर आपका सारा सेटलमेंट करके चला जाऊं। कर्पूरी ठाकुर हैं और पीवी नरसिम्हा राव साहब हैं, ठीक है। एक सवाल बायोलॉजी से भी है, कुछ प्रश्न जो एक से अर्थ है प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में अंतर पूछा गया है। देखिए बेटा, मुख्य अंतर यही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कहा जाता है कि साहब ये जो कोशिकाएं होती हैं ये अनमैच्योर कोशिकाएं होती हैं, है ना, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब जब ये मतलब मैच्योर फेज में आती हैं तो वो न्यूक्लियस उसमें हो जाता है, मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इनमें डीएनए गोलाकार होता है, क्या होता है, डीएनए गोलाकार होता है, और इनमें रेखीय डीएनए होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में बड़े राइबोसोम मिलते हैं। तो इस अंतर के आधार पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका के तमाम एग्जाम्पल है, तुम हम सब जो है जीव जंतु वो यूकैरियोटिक कोशिका ही है। एक प्रश्न जो मतलब जानकारी मिली जाइलम और फाइलम से पूछा गया, किससे आया, जाइलम एंड फाइलम, जाइलम एंड फाइलम। क्या है साहब जाइलम? जाइलम का अर्थ होता है जड़ों से जल पहुंचाना, ये उतक हैं, जड़ों से क्या पहुंचाना, जड़ों से जल पहुंचाना ताकि प्रकाश संश्लेषण हो सके, जड़ों से जल पौधों के अन्य भाग में पहुंचाना, पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना, ये जाइलम का काम है। ये फ्लोएम का काम क्या है, फाइलम का काम क्या है साहब, ये जो है भोजन पहुंचाता है जड़ों तक। ये क्या पहुंचाता है, ये पहुंचाता है भोजन, जड़ों तक पहुंचाता है, इस बात को याद रखना। ये दोनों ही उतक हैं, क्या हैं, ये दोनों ही उतक हैं, दीज आर द टिश्यूज, इस चीज को याद रखिएगा। एक प्रश्न केमिस्ट्री से भी जो है पूछा गया है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स, देयर आर टू प्रोसेस, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। जब एक साथ एक ही अभिक्रिया में ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो जाएं उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, क्या बोलते हैं, उन्हीं को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जाइलम और फाइलम का केस भी याद रखिएगा, पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। इस एक में जाइलम पूछा तो एक में फाइलम पूछ लेगा, बस ऐसा ही होता है, टॉपिक पकड़ लेता है एग्जामिनर और सवाल हर शिफ्ट में जो है आपको चेंज कर करके देता रहता है। ये भोजन जड़ों तक जाइलम पे आया है, अगला फ्लोएम पे आ सकता है, क्या है, ये उतक है, ठीक है। भाई बच्चों एक चीज याद रखना, मैं फिर वही बात बोलूंगा कि डाटा कई बार ये लोग ऐसा दे देते हैं जो कुछ मतलब बहुत टफ लेवल पे, और वो टफ तो क्या ही है, वो इररिलेवेंट सा डाटा लगता है कि ये फैक्ट देने की क्या जरूरत थी या ये फैक्ट पूछने की क्या जरूरत थी, होता है ऐसा, है ना। लेकिन फिर भी जो प्राप्त डाटा और प्राप्त जानकारी के आधार पर जो पेपर आ रहा है वो मॉडरेट लेवल का है, ये बहुत टफ पेपर नहीं है, है ना। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस, है ना। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है साहब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों 5 ईयर प्लान से आया है, पंचवर्षीय योजना। वैसे तो अब पंचवर्षीय योजना नहीं होती है, नहीं होती है, कहां चली गई सर, 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया है। और याद रखना पंचवर्षीय योजना की जगह पर अब आ गया है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत अच्छी बात है। इसी नीति आयोग के अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया साहब, कौन थे, अरविंद पनगड़िया साहब, और सीईओ मतलब वो अब किसके अध्यक्ष बन गए हैं, वित्त आयोग के। ये लिखना कहीं, ये आएगा सवाल, वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 से बनता है, केंद्र और राज्य के बीच में कैसे धन का बंटवारा होगा इसकी जानकारी देता है। और इसके इस समय अध्यक्ष कौन बने हैं, अरविंद पनगड़िया साहब। कहां संबंध रखते हैं अरविंद पनगड़िया, 5 जो नीति आयोग है उसके सीईओ अरविंद पनगड़िया रह चुके हैं। तो याद रखना अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, कितनी हो चुकी हैं, 2012 से 17 में ये लास्ट थी। पहली थी हेरोड डॉमर मॉडल पर, जिसमें बचत को प्रेफरेंस दी गई, किसको, बचत को। दूसरी थी महलनोबिस मॉडल पर, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज लगी, इन्वेस्टमेंट, और इसी में खेती के साथ साथ, पहली वाली खेती पे थी, दूसरी वाली इंडस्ट्रीज पर, तो मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर एक साथ चले। तो यहीं पर भारत सरकार ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, किसको अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज इस दौर में लगी। ये याद रखना, ये पूछा जाएगा, भिलाई सोवियत संघ, हमारी भलाई में ही रहता है सोवियत संघ, तो याद रखना भिलाई सोवियत संघ, ठीक
ठीक है, दुर्गापुर, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, अगर हम दुर्गा का रूप ना लेते तो अंग्रेज ना भागते, इस ट्रिक से याद रखना। राउल केला जो बचा वो पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई साहब किस 5 ईयर प्लान का यह बात है जिसमें ये हैवी इंडस्ट्रीज लगी, ठीक है। अच्छा, परिवार नियोजन चौथी पंचवर्षीय योजना में, और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। रोलिंग प्लान एक साल की 1978 से 1980 तक ये चली। कहां से एक्सेप्ट की गई है सरकार? स्टालिन साहब यूएसएसआर से लागू की गई थी, और भारत में पंचवर्षीय योजना के जनक के रूप में प्रकाश चंद्र महालनोबिस साहब को जाना जाता है। इन्हीं की जन्मदिन के अवसर पर जो क्या बनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस बनता है। स्टालिन, यूएसएसआर में स्टालिन वो सबसे पहला शख्स था जिसने 5 ईयर प्लान्स को लागू किया था। तो एक सवाल 5 ईयर प्लान से भी आया है। मेरी नीति आयोग वाली बात को थोड़ा सा याद रखना, वहां से भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आया है साहब प्रोजेक्ट टाइगर से। किससे आया है? प्रोजेक्ट टाइगर से, कि प्रोजेक्ट टाइगर मतलब आई थिंक यही पूछा गया होगा कब शुरू किया गया। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, जिम कार्बेट से हुई थी, और इसी वर्ष इसको टाइगर को, जिसे बाघ कहते हैं, राष्ट्रीय पशु भी घोषित कर दिया गया था। 29 जुलाई को हम बाघ दिवस मनाते हैं। पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। टाइगर स्टेट के रूप में फेमस है मध्य प्रदेश और कर्नाटक। अच्छा, हमारे देश में चीते भी आए हैं। कहां से आए हैं? नामीबिया से आए हैं सर, दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। बड़ी अच्छी बात है। कहां रखे गए हैं? कूनो नेशनल पार्क में। कहां पड़ता है सर? ये सोरार जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। कूनो क्यों नाम है सर? वहां से कूनो नदी बहती है, याद रखना। प्रोजेक्ट चीता भी चलाया गया है, तो उसी के तहत 2022 में चीते लाए गए थे। नामीबिया से लाए गए और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए, ठीक है। ये चीते, ये याद रखना। तो टाइगर स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। एक प्रश्न आया है कि दोद्दा बेट्टा कहां है या किसकी पीक है? मेरे प्यारे साथियों याद करिए, मैंने खूब लिखवा के समझाया है। पश्चिमी घाट में नीलगिरी हिल्स में पड़ती है दोद्दा बेट्टा। कहां पड़ती है? नीलगिरी हिल्स में। और मैंने यह भी बताया बहुत बार कि 2637 मीटर ऊंची है, दूसरी हाईएस्ट पीक है। इसी नीलगिरी हिल्स में जो है ये मतलब पड़ती है, क्या नाम है? दोद्दा बेट्टा। नीलगिरी की पहाड़ियां, इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल जाते हैं। इसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं जहां अनाईमुदी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पश्चिमी घाट जो क्या है? पश्चिमी घाट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, यह भी याद रखिएगा। फिर आगे चलिए, जो नीलगिरी हिल्स हैं यहीं पर पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई गई थी 1986 में। और मेरे प्यारे भाइयों, इसको सह्याद्री भी कहते हैं। उसी प्रकार नॉर्थ सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है जो महाराष्ट्र में पड़ती है। कहां पड़ती है? तो दोद्दा बेट्टा के बारे में याद रखिएगा। दोद्दा बेट्टा कंसर्न प्रश्न है, जो बातें मैंने बताई हैं इनको भी एक बार सुन लीजिएगा, तो मतलब 100% आपके ये चीज काम आएगी ही आएगी, ये मेरा विश्वास है ऐसा, ठीक है। आगे देखिए, सरकार खुदीराम बोस साहब के ऊपर एक प्रश्न आया है। देखिए, मैं कुछ चीजें बता देता हूं। एक जज हुआ करता था किंग्सफोर्ड। कौन हुआ करता था भैया? किंग्सफोर्ड नामक एक जज है। इसी किंग्सफोर्ड, चूंकि ये बहुत खराब सजाएं दिया करता था इंडियंस को, तो ये मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस के साथ इनका संबंध है। ये किंग्सफोर्ड को मारने के लिए इस पर बॉम्ब फेंक देते हैं, लेकिन ये बच जाता है, और इसी घटना को मुजफ्फरपुर बॉम्ब कहते हैं। प्रफुल्ल चाकी इस केस में सुसाइड कर लेते हैं, और मेरे प्यारे साथियों खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं। बाद में इन्हें मृत्युदंड दिया गया। लोग ये भी कहते हैं कि बड़ी छोटी उम्र के थे और मृत्युदंड देने, इनकी उम्र भी पूरी नहीं थी, इनकी उम्र पूरी होने तक का इंतजार किया गया, बस जैसी उम्र पूरी हुई इनको फांसी दे दी गई। नासिक षड्यंत्र केस देखिए, क्या है नासिक षड्यंत्र केस? मेरे प्यारे साथियों, इसमें है लक्ष्मण अनंत कन्हारे। लक्ष्मण अनंत कन्हारे इसी में है। लक्ष्मण अनंत कन्हारे, लक्ष्मण अनंत कन्हारे। नासिक का सेशन जज जैक्सन का मर्डर करने का यह मामला है, जिसको पंडित जैक्सन कहते थे, या अभिनव भारत या मित्र मेला संगठन के जो लोग थे, जिसमें गणेश सावरकर, जी हां वही गणेश सावरकर जो वीडी सावरकर साहब के भाई हैं। वीडी सावरकर साहब को भी इसी मामले में घसीटा गया था, और घसीटने के बाद आपको पता होगी, मतलब
बिना वजह की बात थी, जबकि वो वहां थे भी नहीं, तो उनको जो काले पानी की सजा सुनाई गई थी, जहां पर वो सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखते हैं। वीडी सावरकर साहब, वीडी सावरकर साहब जिन्होंने 1857 क्रांति को पहली बार भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहा था। कहां कहा था? इंडिया हाउस में कहा था, जो लंदन में है। इंडिया हाउस संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा है। अब आइए मणिकतल्ला केस, इसमें अरबिंदो घोष साहब पर मुकदमा चला था। अरबिंदो घोष, यहां पर ब्रिटानी हुकूमत को एक बम फैक्ट्री मिल गई थी, लेकिन बाद में इनको बचा लिया गया था। चितरंजन दास, सीआर दास साहब ने, जो वकील थे बड़े फेमस, उन्होंने बचाया था। हावड़ा केस, डीएसपी शमसुल आलम की हत्या, पागा जतिन और डीएसपी शमसुल आलम की हत्या, याद रखिए, इसे हावड़ा केस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीएसपी शमसुल आलम, डीएसपी शमसुल आलम की हत्या। दिल्ली षड्यंत्र केस, भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जॉर्ज पंचम आते हैं, सम्मान होता है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा 1911 में हुई, राजधानी बनी 1912 में। लेकिन इस बात से कलकत्ता के जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी लोग इतने नाराज हो गए कि इनको निपटाने का फैसला किया गया। इनको इसीलिए यहां पर फेंका जाता है, जिसमें बताया जाता है कि जिनकी योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी, जो बाद में इस घटना के बाद जापान भी चले गए। जो बाकी लोग थे उनको फांसी हुई, और चांदनी चौक पर जब लॉर्ड हार्डिंग गुजर रहा था तो उसकी बग्गी के ऊपर बम फेंका गया, लेकिन उसमें वो हताहत नहीं हुआ, लेकिन सभी लोग अरेस्ट हुए, उनको फांसी हुई। इसी घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। 1912 की यह घटना है। विश्व युद्ध शुरू हुआ। विश्व युद्ध के बाद के समय विदेश से आए क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने का फैसला किया, लेकिन पोल खुल जाती है, और इसी घटना को लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। 1915 की यह घटना है। ठीक है, याद रखिएगा साहब। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आई है। एक प्रश्न मैंने आपको बताया कि साहब एक एफडीआई से प्रश्न आया है कि एफडीआई जो है, मैंने बताया ना कि एफडीआई राव मनमोहन साहब के बाद शुरू हुआ। इसी एफडीआई में हमारे हिसाब से आप इनकी रैंक याद कर लीजिए। मॉरिशस से है, फिर सिंगापुर से, फिर यूएसए से, फिर नीदरलैंड से, फिर जापान से जो है क्या आ रहा है? एफडीआई आ रहा है मैक्सिमम। मेरे प्यारे साथियों, आप मेहनत से पेपर दीजिए, उत्साह से पेपर दीजिए। जब आप मेंटली फ्री होते हो या मेंटल प्रेशर, विश्वास करना, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपके उत्साह के साथ साथ सवालों को सही करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो आपको भले ही पता ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ उनके बारे में सुना है। तो इसी चीज से जब आप एकदम टेंशन फ्री होकर एग्जाम देते हो, आपके एलिमिनेशन मेथड की जो बत्ती है वो जल जाती है। और याद रखिए कि सब फेल हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा किए गए सॉल्यूशंस का तो कोई मतलब वो ही नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। उस केस में आप बहुत आगे निकल सकते हो। तो निश्चिंत होकर दीजिए। जैसे जैसे शिफ्ट होती रहेंगी, हमें जो भी डाटा प्राप्त होता रहेगा अभ्यर्थियों के माध्यम से जो पेपर देकर आए हैं, तो वो बताते हैं कि भाई कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। हम आप तक एक सटीक जानकारी पहुंचाते रहेंगे एनालिसिस के साथ साथ, और मैं ये बताता रहूंगा कि भाई थोड़ा ये भी पढ़कर जाइए। संभवतः जो डाटा है करंट अफेयर से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हैं। स्टैटिक जीके से सवाल फेस्टिवल से आया है। लेकिन मेरे प्यारे साथी, ऑनलाइन पेपर था तो आप जानते हैं कि हमें ये नहीं पता चल पाया कि भाई अभी तक कि किससे कौन सा पेपर आया। लेकिन जैसे ही होगा हम आपको उस चीज़ में आपको अपडेट कर देंगे तुरंत कि किस फेस्टिवल से आया, और सारे फेस्टिवल लिखवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। बने रहिए, मेहनत से पेपर दीजिए। कोई बात है तुरंत संपर्क कीजिए।